ये कहानी है जिम के जीवन के सफर की, जिससे आप, मैं और कोई भी इंसान ये सीख सकता है कि जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ना चाहकर भी हमारे सामने आ जाती है। पर उन चीजों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग क्रिसमस इन अगस्त। इस कहानी की शुरुआत में एक लड़के को सोता हुआ दिखाया जाता है जिसका नाम जिम है। जिम सीधा हॉस्पिटल जाता है, जहां पर वो एक बीमार बच्चे को देखता है और उसे हंसाता है। जिम अब अपने पुराने स्कूल जाता है जहां पर कभी वो पढ़ा करता था। वहां पर जो झूले बार होते हैं उन पर वो बच्चों की तरह लटकना खेलना शुरू कर देता है, पर बहुत जल्द वो थक कर बैठ जाता है। बैठे बैठे वो सोचता है, वो बताता है कि जब वो छोटा था तो सब बच्चों के घर जाने के बाद भी वो इसी ग्राउंड में बैठकर अपनी मॉम को याद किया करता था। दरअसल उसकी मॉम की मृत्यु हो गई थी। जिम कहता है, जिस तरह से मेरी मॉम इस दुनिया को छोड़कर चली गई, एक दिन हम सब भी उसी तरह से इस दुनिया को पीछे छोड़कर चले जाएंगे। जिम यहाँ से अपने स्टूडियो जाता है। दरअसल वो एक फोटोग्राफर है और उसका अपना खुद का एक स्टूडियो है। अब उसे कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके दोस्त के पिता की मृत्यु हो गई है। जिम को वहां पर जाना पड़ता है और वहां से जब वो स्टूडियो वापस आता है तो वो देखता है कि उसके स्टूडियो के बाहर एक लड़की उसका इंतजार कर रही होती है। इस लड़की का नाम रिम है, जो यहाँ पर नेगेटिव से कुछ फोटोज को प्रिंट करवाने के लिए आई होती है। वो जिम से पूछती है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। जिम कहता है कि मैं अभी फोटोज प्रिंट नहीं कर पाऊंगा, क्या आप बाद में आ सकती हैं। रिम कहती है कि ये बहुत अर्जेंट है और वो उसके स्टूडियो के अंदर आ जाती है। वो जिम के काउंटर पर अपने फोटोज के नेगेटिव्स को रखती है और कहती है कि ये सब मेरे लिए बहुत अर्जेंट है, और ये कहकर वो बाहर चली जाती है। जिम फोटोज के नेगेटिव्स को देखता है और वो देखता है कि बाहर वो लड़की पेड़ के नीचे खड़ी होती है। कुछ देर बीत जाने के बाद जिम बाहर जाता है। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसीलिए जिम रिम के लिए एक आइसक्रीम लेकर जाता है। वो उसे कहता है कि आज सुबह उसकी बहुत अच्छी नहीं थी, इसीलिए पहले उसने उसे मना किया था। रिम पूछती है कि उसकी फोटोज को कॉपी होने में कितना वक्त लगेगा। जिम कहता है कि ज्यादा नहीं। अगली सुबह जिम जब अपनी स्कूटी में पेट्रोल भरवा रहा होता है तो तभी वो सामने खड़ी गाड़ी में रिम को देखता है। वो रिम को हाई करता है और अपने स्टूडियो आ जाता है। स्टूडियो में उसके पास कुछ बच्चे आते हैं जिनके पास उनके स्कूल का ग्रुप फोटो होता है, और इस ग्रुप में जिन लड़कियों को ये पसंद करते हैं, ये बच्चे यहाँ पर उन लड़कियों की फोटो को सेपरेट और बड़ा करवाने के लिए आए होते हैं। हालांकि जिन लड़कियों को ये बच्चे पसंद करते हैं, जिनकी फोटोज ये बड़ी करवाने के लिए आए हैं, उन लड़कियों से इन्होंने कभी बात भी नहीं की, लेकिन फिर भी इन लड़कियों के लिए इनकी आपस में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। जिम इनकी लड़ाई छुड़वाता है। दरअसल यहाँ पर आज रिम किसी दूसरे काम से आ गई होती है, और जब वो जिम को ऐसा करते हुए देखती है तो उसे हंसी आ जाती है। रिम जिम से पूछती है कि ये सब क्या था। जिम कहता है कि इस उम्र में लड़के ये सब करते ही हैं, ये नेचुरल है। अब जिम शाम को जब वापस घर जा रहा होता है तभी वो एक लड़की को देखता है, और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है, जिससे उसकी एंगेजमेंट भी हो गई थी। पर अब ये दोनों अलग अलग हैं। उस लड़की ने भी जिम को देख लिया होता है, पर वो उसे इग्नोर करके आगे जा रही होती है। जिम अपनी स्कूटी वापस लाता और उससे बात करना शुरू करता है। वो उससे पूछता है कि तुम शहर में कब आई। वो बताती है कि शहर में आए हुए उसे कुछ ही दिन हुए हैं। जिम कहता है कि तुम बिल्कुल नहीं बदली। वो लड़की कहती है तुम भी बिल्कुल पहले जैसी हो। इसके बाद वो लड़की चली जाती है। उस लड़की को देखकर साफ साफ पता चलता है कि उसके जीवन में कहीं ना कहीं उदासी है। अगली सुबह जिम जब बस से जा रहा होता है तो वो देखता है कि सड़क पर रिम किसी गाड़ी वाले से लड़ रही होती है। उसे समझ में आ जाता है कि ये एक पार्किंग टिकट एजेंट है, और इसीलिए उसकी दुकान पर अब बार बार आती है और उससे अर्जेंट फोटोज को प्रिंट करने के लिए कहती है, क्योंकि जो लोग अपनी गाड़ी को गलत जगह पार्क कर देते हैं वो उनकी गाड़ी की फोटोज खींच कर उसे प्रिंट करवा लेती है, जो कि एक सबूत के तौर पर काम आते हैं। अब जब जिम अपने स्टूडियो में होता है तो वहां पर रिम एक बार फिर से आती है। उसके पास एक कैमरा होता है। वो कहती है क्या तुम इस कैमरे को ठीक कर सकते हो। जिम कहता है कि हाँ। रिम बहुत थक गई होती है, इसीलिए सामने उस सोफे पर बैठ जाती है, और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। रिम पूछती है कि तुम्हारी उम्र कितनी है। जिम बताता है कि मैं लेट 20s में हूँ। रिम कहती है यानी कि तुम ऑलमोस्ट 30 की हो, तुमने शादी क्यों नहीं की। जिम कहता है कि मेरे 2 बच्चे। रिम कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे कपड़ों से पता चलता है कि तुम अनमैरिड हो। इस बात पर जिम को बहुत हंसी आती है। न जाने क्यों जिम जब भी रिम के साथ होता है, उससे बातें करता है तो उसे खुशी का एहसास होता है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में एक अलग तरह का बॉन्ड बन रहा होता है। उसी शाम को जिम को दिखाया जाता है जो अपने घर में अपने पिता, अपनी बहन, उसके पति और उनकी बेटी के साथ डिनर कर रहा होता है। यही जिम का परिवार है। जहाँ पर जिम रहता
तो है, लेकिन हमेशा उसके चेहरे पर एक अलग तरह की उदासी रहती है। अगली सुबह जिम एक बार फिर से रिम को देखता है, जिसके हाथ में डॉक्यूमेंट्स का एक बहुत भारी बंडल होता है। जिम उसके पास आता और उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, और इसके बाद जिम उसे अपनी एक्टिवा में लिफ्ट देता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो कहती है कि मुझे बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिम उसे छोड़कर वापस अपनी शॉप पर आ जाता है और तभी वहां पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आती है। ये दोनों आपस में बात करना शुरू करते हैं। वो उसे अपने हस्बैंड के बारे में बताती है कि वो बहुत ज्यादा शराब पीता है, उससे गाली गलौज करता है। ये दोनों अपने पुराने दिन भी याद करते हैं। वो जिम से पूछती है कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की। जिम मजाक में कह देता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो ये भी पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इस बात पर जिम हंसता है। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद जिम को हमें बस में जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर जिम सोचता है कि वक्त के साथ प्यार भी पूरी तरह से मिट जाता है। एक वक्त था जब ये एक दूसरे के साथ घंटों बैठे रहते थे और आज ये कुछ देर भी अच्छे से बैठ नहीं पाए। साथ ही साथ उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी वो फोटो जो उसने अपने स्टूडियो में लगा रखी थी वो भी निकालने के लिए कहा था। जिम यहाँ से सीधा अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाता है, यानी कि उसकी तबीयत सच में खराब है। उसी शाम को वो अपने एक दोस्त से मिलता है। ये दोनों के दोनों बार में बहुत शराब पीते हैं और जब ये बार से बाहर आ जाते हैं तो जिम अपने दोस्त को कहता है कि मुझे और शराब पीनी है। उसका दोस्त मना कर देता है। जिम उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है। उसका दोस्त पूछता है कि मैं तुम्हें शराब क्यों पिलाऊं। जिम कहता है क्योंकि मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। इस बात से उसके दोस्त को गुस्सा आता है। वो जिम को धक्का देता है। वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन वो उसे ड्रिंक पिलाने के लिए मान जाता है और ये दोनों हंसते गाते यहाँ से दूसरे बार की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी हमें जिम की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि मैंने फाइनली सच्चाई का मजाक उड़ाना सीख लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे दोस्त के साथ ड्रिंक करने के लिए मेरे पास कितने दिन बचे हैं। इसके अगले पल ही हमें दिखाया जाता है कि जिम और उसका दोस्त पुलिस स्टेशन में है। इन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, इसीलिए इन्हें पुलिस स्टेशन में लाया गया होता है। यहाँ पर जिम अपना आपा खो देता है। वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं उसने अपने अंदर जो बहुत सारी फीलिंग्स दबा ली हैं, जिन्हें वो किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पा रहा होता, वो उन्हें इस तरह से यहाँ पर सबके सामने बाहर निकालता है और जोर जोर से चिल्लाता है, चीखता है। उसका दोस्त उसे यहाँ पर शांत कर देता है और अगली सुबह जब उसका दोस्त उससे कॉल करके पूछता है तो वो कहता है कि मुझे रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिम और रिम की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ रही है। वो बार बार उसके स्टूडियो में आती है, साथ में कॉफी पीते हैं और अब जिम रिम की कई फोटोज भी खींचता है। रिम के जाने के बाद यहाँ स्टूडियो में एक फैमिली आती है जो कि अपनी पूरी फैमिली का फोटो खिंचवाते हैं। यहाँ पर इनके साथ जो सबसे ओल्ड लेडी होती है वो उसे उसका अकेले फोटो खिंचवाने के लिए भी कहते हैं, ताकि जब उसकी डेथ हो जाए तो उसका सिंगल फोटो वो दीवार पर लगा सके। यानी कि ये फोटो उस ओल्ड लेडी के मरने के बाद हार चढ़ाने के लिए लिया जा रहा है। उसी शाम को जिम जब अपने स्टूडियो में बैठकर बाहर होती हुई बारिश को देख रहा होता है, तभी वही ओल्ड लेडी जिसका दिन में अकेले फोटो खींचा गया था वो जिम के स्टूडियो में आती है और वो जिम से कहती है कि दिन में जो तुमने फोटो लिया था वो इतना अच्छा नहीं था। मैं चाहती हूँ कि मरने के बाद जो मेरा फोटो लगे वो बहुत ही अच्छा हो। क्या तुम मेरा फोटो दोबारा ले सकते हो। जिम कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा फोटो जरूर लूंगा। वो बूढ़ी औरत कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। जिम कहता है मैं इसके लिए कोई पैसे चार्ज नहीं करूंगा और वो उनका बहुत खूबसूरत फोटो खींचता है। जिम अगले दिन अपने उन दोस्तों से मिलता है जो बचपन में उसके साथ पढ़ा करते थे। ये सब के सब बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। हालांकि जिम जानता है कि उसकी जिंदगी का बहुत जल्द अंत होने वाला है, लेकिन उसके पास जितनी भी जिंदगी है वो उसे जीना चाहता है। इसीलिए वो अपने आप को दुख और शोक में भरकर एक कमरे में बंद नहीं करना चाहता, बल्कि हर वो काम करना चाहता है जो उसे खुशी दे। वो अपने पिता को रिमोट से टीवी कंट्रोल करना भी सिखाता है, जो कि उसके पिता को नहीं आता। हालांकि उसके पिता सीख नहीं पाते, इसीलिए वो एक पेपर पर स्टेप बाय स्टेप लिखता है कि रिमोट से टीवी को कैसे कंट्रोल किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ रिम और जिम की दोस्ती अब पहले से भी गहरी हो गई है। ये दोनों उसके स्टूडियो में साथ खाते हैं, पीते हैं और वहीं पर ये नेक्स्ट डे राइड्स पर जाने का प्लान भी बनाते हैं और राइड्स पर ये दोनों के दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। इसके बाद ये जिम के स्कूल जाते हैं, जहां पर रिम और जिम दोनों रनिंग करते हैं। इन दोनों की दोस्ती अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्यार में बदल रही है। जब रात को दोनों घर वापस जा रहे होते हैं तो जिम रिम को अपने उस वक्त का किस्सा सुनाता है जब वो मिलिट्री में था। वो कहता है कि मैं अपने जूनियर के साथ अपने टेंट में था और तभी वहां पर हमें बदबू आने लगी। हम दोनों एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे थे, पर बाद में हमें पता चला कि वहां पर एक डेड बॉडी थी। इस बात से रिम थोड़ा सा डर भी जाती है और वो जिम को कहती है कि मैं कभी भी अब इस रास्ते से अकेले नहीं आ पाऊंगी। वो चलते चलते जिम का हाथ भी पकड़
लेती है। अगली सुबह जिम को अपने स्टूडियो में दिखाया जाता है, जहां पर वो उस मशीन की जिस मशीन से वो फोटोज के प्रिंट निकालता है उसकी कुछ फोटोज क्लिक करता है और साथ ही साथ नोट्स भी बनाता है कि इस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है। दरअसल ये सब वो अपने डैड के लिए कर रहा होता है। जिस तरह से उसने उन्हें रिमोट चलाना सिखाया था, उसके नोट्स बनाए थे, ठीक उसी तरह वो इस मशीन को भी अपने डैड को चलाना सिखाना चाहता है। वो जानता है कि वो बहुत ज्यादा दिन तक इस दुनिया में नहीं रहेगा। रात को वो अपने घर जाता है और उसके पिता देखते हैं कि जिम की तबीयत ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रिम को दिखाया जाता है जो जिम की यादों में खोई होती है। उसे अब जिम की हर एक बात अच्छी लगती है। उसने कहीं ना कहीं दिल में एक्सेप्ट कर लिया होता है कि वो जिम से प्यार करती है। लेकिन अगले दिन उसे पता चलता है कि नेक्स्ट वीक उसे यहाँ से जाना होगा क्योंकि उसका ट्रांसफर हो चुका है। वो ये बात बताने के लिए जिम के स्टूडियो जाती है, पर वो देखती है कि स्टूडियो बंद है। हालांकि वो बहुत देर तक इंतजार भी करती है, लेकिन वहां पर जिम नहीं आता। उसे नहीं पता कि जिम अब हॉस्पिटल में है। वो रात को अपने घर जाने के बाद जिम के लिए एक लेटर लिखती है और उस लेटर को स्टूडियो के अंदर डाल देती है। पर अगले दिन भी जिम का स्टूडियो नहीं खुलता। वो काफी देर तक वहां पर खड़े खड़े इंतजार करती रहती है, लेकिन उसे नहीं पता कि जिम स्टूडियो क्यों नहीं आ रहा। वो जिम के लिए और भी लेटर्स लिखती है और अंदर डाल देती है, पर उसके ना लेटर्स का जवाब आता है, ना ही जिम अपना स्टूडियो खोलने के लिए आता है। इस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और शाम को जब वो अपने दोस्तों के साथ क्लब में होती है तो वॉशरूम में जाती है, जहां पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वापस उसी जगह आती है जहां पर जिम का स्टूडियो है। वो पत्थर उठाती है और उसके स्टूडियो का कांच तोड़ देती है। दरअसल कल उसे यहाँ से जाना है, यानी कि कल उसे यहाँ से ट्रांसफर होना है। और जिम के साथ जो उसकी आखिरी मुलाकात थी वो बहुत क्लोज थी। उस मुलाकात में इन दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे से बहुत कुछ कह दिया था। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और जिम भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। वो वापस अपने स्टूडियो आता है। वो देखता है कि उसके स्टूडियो का कांच टूटा हुआ है। जब वो अंदर जाता है तो वहां पर उसे रिम के बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं, जिनसे उसे पता चल जाता है कि रिम का यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है। वो रिम की दोस्तों के पास जाता है और उनसे रिम का एड्रेस पूछ लेता है। वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर रिम की पोस्टिंग हुई है। वो एक कॉफी हाउस में बैठकर रिम को देखता है। रिम ने अपनी इस नई दुनिया को, नई जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया है। वो अपने काम को बखूबी कर रही होती है और ना ही उसके चेहरे पर वो टेंशन, वो शिकन होती है जिसमें उसे ये एहसास हो कि रिम उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। शायद उसने सच्चाई को उसी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है जिस तरह से जिम ने कभी अपनी पहली गर्लफ्रेंड के लिए सच्चाई को एक्सेप्ट किया था। जिम रिम से बिना मिले वापस अपने स्टूडियो आ जाता है और वो अपनी पुरानी एल्बम निकालता है जिसमें उसकी बचपन से लेकर आज तक की फोटोज होती है। और वो एल्बम के पन्ने पलटकर अपनी पुरानी फोटोज को देखकर अपनी जिंदगी के कुछ भूले बिसरे पलों को याद करता है। इसके बाद जिम उसी बूढ़ी औरत की तरह जो अपने मरने के बाद का फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पर आई थी, वैसे ही अपना भी फोटो खींचता है जो कि उसकी एल्बम का आखिरी फोटो होगा। जिम के चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं होती क्योंकि उसने जिंदगी के हर उस सच को एक्सेप्ट कर लिया है जो जिंदगी उसके सामने लेकर आई है। इस फोटो के खींचने के बाद दिखाया जाता है कि जिम की यही फोटो अब फ्रेम में है, यानी कि जिम की अब मृत्यु हो चुकी है। वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है और जैसा कि वो चाहता था कि उसके बाद उसके पिता उसके स्टूडियो को संभाले, वैसा ही होता है। उसके पिता को हमें स्टूडियो से निकलते हुए दिखाया जाता है और जब उसके पिता चले जाते हैं तो यहाँ पर रिम आती है और वो देखती है कि स्टूडियो के बाहर उसका एक बहुत बड़ा फोटो लगा होता है जो जिम ने फ्रेम करके स्टूडियो के फ्रंट ग्लास पर लगाया होता है। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है और रिम वहां से जाने लगती है। और अगले पल हमें जिम का वो लेटर उसी की आवाज में पढ़कर सुनाया जाता है जो उसने रिम के लिए लिखा था। उसमें लिखा होता है कि मैं हमेशा से जानता था कि प्यार की फीलिंग्स फेड हो जाती है, ठीक उसी तरह जिस तरह से पुराने फोटोज फेड हो जाते हैं, पर तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी जिस तरह से तुम मेरे दिल में मेरे आखिरी वक्त में थी। थैंक्स एंड गुड बाय। अंत में हमें जिम का स्टूडियो दिखाया जाता है जहां पर लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। बस यहाँ पर एक ही चीज मिसिंग होती है और वो होता है जिम। ये एक बहुत ही बेहतरीन कोरियन कहानी है जो हमें जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कई बार जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आती है जिन्हें इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। उन सिचुएशन से लड़ना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करके जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह से जिम जानता था कि उसकी जिंदगी का अंत होने वाला है,
लेकिन उसने अपने दुख से सबको दुखी नहीं किया, बल्कि उसने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया। अपने पिता को सब कुछ सिखाया जो उसके जाने के बाद उसके पिता के काम आएगा। साथ ही साथ उसने रिम की जिंदगी में भी उसे आगे बढ़ने दिया, उसे अकेला छोड़ दिया, क्योंकि वो जानता था कि रिम के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। उसे जब उसकी बीमारी के बारे में पता चला तो उसके पास दो ऑप्शंस थे, या तो पूरी तरह से वो गम में डूब जाता, या फिर आखिरी दम तक अपनी जिंदगी को उसी तरह जीता जैसे हर एक आम इंसान जीता है। और उसने दूसरे ऑप्शन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कर लिया था कि इस दुनिया में हर एक इंसान एक मुसाफिर है। किसी को आज नहीं तो किसी को कल इस दुनिया से जाना ही है, और एक दिन इस दुनिया को छोड़कर हर कोई चला जाएगा। इस फिल्म की इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस फिल्म में कहीं भी मेलोड्रामा नहीं दिखाया गया, बल्कि सच्चाई को, हकीकत को उसी तरह दर्शाया गया जैसा कि जिंदगी में होता है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म क्रिसमस इन अगस्त की। ये मूवी ईयर 1998 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.6। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।